गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी जो है जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे के चीजों को आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन आगे हैं? लवकुश, अंकुश, महफूज, राखी, चलिए संदीप, बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हम लोग जो है आज आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, हिस्ट्री का डेफिनेशन से लेकर कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो है सारी बातें कि यूरोप क्या है, यूरोप जो है कहाँ है, और यह महादेश कितने सारे देशों से मिलकर बना है और कौन कौन से प्रमुख देश हैं, ये सारे चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और राष्ट्रवाद के डेफिनेशन को भी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद जो है एक भावनात्मक लगाव वाला तत्व है जो किसी क्षेत्र, किसी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच आपसी एकता और प्रेम को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है या प्रदर्शित करता है, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके पीछे कितनी लंबी कहानी है। किस तरह से जो मध्यकालीन युग था यूरोप का, जो अंधकार युग के नाम से जाना जाता था, उसके बाद जो है फिर वहां पुनर्जागरण आया, और देन पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक खोज हुआ, जिससे कि भौगोलिक खोज के बाद व्यापार में वृद्धि हुई और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वाली जैसी स्थितियां आई यूरोप में। और अन्य देश, अन्य जो नए देश खोजे गए, जैसे अमेरिका है या फिर अफ्रीकन कंट्री है या फिर आपका एशियाई देश है, वहां पर किस तरह से यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया, इन सारी चीजों को हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उस उपनिवेशवाद के विरोध में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अमेरिका 1776 ईस्वी में आजाद हुआ, और उसके बाद फ्रांस में भी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, और फ्रांस की क्रांति का दूरगामी परिणाम हुआ और पहली बार जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वह आम जनता के द्वारा बुलंद किया गया, और यह संदेश दिया गया कि जहां भी होगा वह जनता का शासन होगा, जहां भी बात होगी समानता और स्वतंत्रता की बात होगी। तो कहने का मतलब है कि यूरोप के राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसको हम लोगों ने एक स्टडी के तौर पर, एक घटना के तौर पर हम लोगों ने उसे पिछले क्लास में देखा। फिर सवाल ये उठता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के कारण क्या है, राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसके कारण क्या है। तो हम लोगों ने दो चीजों को देखा, एक फ्रांस की क्रांति को देखा और दूसरा नेपोलियन के आक्रमण को देखा। फ्रांस की क्रांति ने जो है लोगों को बौद्धिक रूप से जागरूक किया, प्रेरित किया कि जो निरंकुश सत्ता है उसके खिलाफ में किस तरह से लोग एकजुट होकर उस सत्ता को हटा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए जो है लड़ सकते हैं। तो एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति की सफलता ने जो है आम लोगों के, आम जनता के मनोबल को बढ़ाया, उसमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। यानी कुल मिलाकर हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बेहतर परिणाम को देखा जिसने कि यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन का आक्रमण। कहने का मतलब यह है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पर एकाएक जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश लोकतंत्र नहीं आया। वहां पर कई सारे जो है चरणों से गुजरा, उठापटक के दौर से गुजरा, उसका राजनीतिक उठापटक आप कह सकते हैं के दौर से गुजरा फ्रांस। उसके बाद वहां पर एक अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन इसी दौर में जो है जो संवैधानिक राजतंत्र का दौर था, जब वहां की नेशनल असेंबली के द्वारा कानून भी बनाए जा रहे थे, लेकिन मेन लीडर के रूप में जो है शासक ही था, राजा ही था, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में, कब बने? 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट वहां के राजा बने। ठीक है, कहां के? तो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग जो है
पिछली क्लास को देखे हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आएगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग सबको। ठीक है, एक बार भी बोल दीजिएगा तो मैं यहाँ पढ़ लिया करूंगा। दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है श्याम, चलिए। तो कहने का मतलब है कि फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में बने, और जब यह फ्रांस का शासक बना उस समय आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो है आम लोग जो है, आम जनता, वह इतने जागरूक हो गए थे कि वह अपने अधिकारों को समझने लगे थे, यानी उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो है आ गई थी। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो भी वहां पर सत्ता में आए, कुछ लोग आए और तुरंत जो है वह चले गए, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट विषम परिस्थितियों का फायदा उठाकर फ्रांस के सत्ता पर काबिज हुआ तो वहां की आम जनता, वहां की सेना ने इनको काफी मदद किया, और नेपोलियन बोनापार्ट एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है इटली और जर्मनी पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के समय में पूरे यूरोप पर फ्रांस का कब्जा हो गया, यानी उन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैन्य क्षमता के द्वारा पूरे यूरोप को रौंद डाला, उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो कहने का मतलब है कि 1804 से जो नेपोलियन बोनापार्ट शासक बने, उन्होंने पूरे यूरोप पर अपना शासन स्थापित किया। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भी जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस एक अलग देश, उसके अलावे अन्य देश जैसे इटली, जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया, वहां पर जब नेपोलियन बोनापार्ट शासन स्थापित किए, उसको अपने अधिकार में लिया, तो उस देश के जो नागरिक हैं वह नेपोलियन बोनापार्ट की नीतियों और इसकी महत्वाकांक्षा के विरोध में हो गए, और उस विरोध में होने के कारण वहां के लोगों में, कहां के लोगों में, इटली और जर्मनी और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो आपको पिछले क्लास में भी इन चीजों को बताया था कि फ्रांस में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के दो मुख्य कारणों में नेपोलियन का आक्रमण भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाता है, और फ्रांस की क्रांति और बौद्धिक जागरूकता यह तो मुख्य कारण है ही। अब हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 ईस्वी में शासक बना फ्रांस का, तो हर शक्तिशाली शासक का एक दौर आता है जब वह कमजोर होता है, या फिर किसी हार के बाद जो है उसका पतन हो जाता है, क्योंकि सब दिन कोई जो है शक्तिशाली शासक बनकर नहीं रह सकता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक बने, लेकिन आगे चलकर 1815 ईस्वी में 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ। युद्ध का क्या नाम है? वाटरलू का युद्ध। यह ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। वाटरलू का युद्ध, ठीक है। वाटरलू का मैदान है बेल्जियम में, वहीं पर युद्ध हुआ, और इस वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ? यह हार गया। समझ रहे हो? जो 1804 में राजा बना फ्रांस का, इतने सारे क्षेत्रों को जीता, वह शक्तिशाली शासक 1815 में आकर वाटरलू के युद्ध में हार गया। इसे ही कहा जाता है नेपोलियन का पतन। यानी नेपोलियन एक शासक के रूप में, एक शक्तिशाली शासक के रूप में यूरोप की राजनीति को जो निर्देशित कर रहा था, इस युद्ध के बाद वह पृष्ठभूमि में चला गया। इस युद्ध के बाद वह इतिहास में गौण हो गया। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में हार के बाद उसे जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। यानी यहां से नेपोलियन का पतन हो गया। अब नेपोलियन का जब पतन हो गया, नेपोलियन का जब पतन हो गया, जब एक शक्ति खत्म हो गई तो कोई दूसरी शक्ति तो उभरेगी। तो फ्रांस में जब नेपोलियन का पतन हो गया, तो उसके पतन के बाद फ्रांस में और पूरे यूरोप में एक नई शक्ति उभरी, जिसको कि आप चार्ल्स मेटरनिख के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और उसने एक वियना सम्मेलन किया। उस वियना सम्मेलन के तहत जो है पूरे यूरोप में
और फ्रांस में जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी, जो गणतंत्र और प्रजातंत्र की बात करते थे, जो उदारवादी लोग थे, उसको दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि वियना सम्मेलन से क्या समझते हैं। सवाल भी रहता है कि वियना सम्मेलन से क्या समझते हैं और इसमें चार्ल्स मेटरनिख का क्या योगदान है। तो हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, वियना सम्मेलन। सवाल रहेगा आपका यहाँ पर, वियना सम्मेलन से क्या समझते हैं, यह कब हुआ वियना सम्मेलन और वियना है क्या। वियना जो है सम्मेलन, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। 1815 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, क्या लिखे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्या लिखे हैं, थोड़ा ठीक से लिखिए। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। जैसे ही वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और उस हार के बाद जो है उस नेपोलियन का पतन हो गया। उस पतन के बाद जो विजयी शक्तियां थी, जिन्होंने नेपोलियन को हराया, जिसने फ्रांस को हराया, समझ रहे हो, वे लोग यहाँ पर प्रभावी हो गए। अब वे लोग मिलकर यह तय किए कि आगे यूरोप की राजनीतिक दशा दिशा क्या होगी। ठीक है, तो उसमें चार्ल्स मेटरनिख का नाम आता है। और वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, अब जो है, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, चांसलर को मोटे तौर पर आप समझिए प्रधानमंत्री की तरह, तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे चार्ल्स मेटरनिख, उसकी अध्यक्षता में वियना शहर में, ठीक है, इस सम्मेलन को किया गया, जिसमें कि एक तरफ जो भी जीती हुई शक्तियां थी, जो नेपोलियन को हराने में जो है एक साथ थी, जैसे इंग्लैंड है आपका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रिया है, रूस है, ये सभी मिलकर इस सम्मेलन में शामिल हुए। और चार्ल्स मेटरनिख जो था वह प्रतिक्रियावादी लोग था। यहाँ पर दो चीज समझिए, एक प्रतिक्रियावादी और एक उदारवादी। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है वैसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबका शासन में हिस्सेदारी हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रियावादी लोग, यानी राष्ट्रवाद का जो विरोधी लोग होगा। और उदारवादी लोग कैसे होंगे, तो उदारवादी कहने का मतलब है कि जो उदार हो, उदार मतलब कि जो चाहता है सबको समान अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, आम जनता की शासन में भागीदारी हो, वैसे लोगों को उदारवादी कहा जाएगा, वैसे लोगों को राष्ट्रवादी कहा जाएगा। ठीक है, तो प्रतिक्रियावादी जब मैं बोलूं तो आपको समझ जाना है कि वह लोग जो राष्ट्रवाद के विरोध में होगा, जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र के विरोध में होगा, वैसे लोगों को प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। तो जो चार्ल्स मेटरनिख थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, वह प्रतिक्रियावादी थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि गणतंत्र और जो गणतंत्र के सिद्धांत हैं, जो लोकतंत्र की विचारधारा है, वह आगे बढ़े, यानी सबको समानता मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, वह ऐसा नहीं चाहते थे। तो अब इसके लिए वो क्या करेगी, वह अपनी नीतियां लाएगी और कोशिश करेगी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद उभर रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, उसको कैसे दबाया जाए, समझ रहे हो, उसको कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन ने जब आक्रमण किया था इटली और जर्मनी पर, तो उसको राजनीतिक रूप से एक कर दिया था। समझिए, भौगोलिक रूप से एक होना और राजनीतिक रूप से एक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भौगोलिक रूप से एक होना मतलब एक क्षेत्र है पूरा, ठीक है, तो वह भौगोलिक रूप से स्थल खंड के रूप से एक है।
लेकिन अगर स्थल खंड के रूप से एक होने के बावजूद भी वहां पर कई छोटे छोटे राजा हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वह राजनीतिक रूप से एक नहीं है। और अगर उस पूरे क्षेत्र का कोई एक राजा है या एक प्रधानमंत्री है, एक शासक है, तब हम कहेंगे कि वह राजनीतिक रूप से एक है। इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। इस एकीकरण का क्या मतलब है? इस एकीकरण का मतलब है कि इटली और जर्मनी को राजनीतिक रूप से एक सत्ता, एक शासक के अंदर, एक कानून के अंदर लाना। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है मेटरनिख क्या चाहता था? गणतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो। इसलिए उन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण करके एक किया था उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब किसी को कमजोर करना हो तो उसको एक नहीं रहने दो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। यह सिद्धांत पहले भी लागू था और आज भी लागू है। तो मेटरनिख ने क्या किया? इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया और कई टुकड़ों में बांटकर अलग अलग लोगों को उसका जो है शासक बना दिया। जैसे कि सिसिली और नेपल्स को फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम जो है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले का धार्मिक स्थल कहा जाता था उस समय और अभी भी है, जहां पर पोप रहा करते हैं, वहां उस रोम को पोप के संरक्षण में दे दिया गया। उसी तरह से जो है सार्डिनिया को जो है जेनेवा और सार्डिनिया को पिडमोंट के कब्जे में दे दिया गया। देखिए अभी आप कुछ नाम सुन रहे होंगे, अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो हो सकता है आपको लगे कौन सा नाम है, भूल जाएंगे। तो मैं उस नाम को लिखा दूंगा। बिल्कुल आप अगर 2-4 बार उस नाम को देखोगे तो बिल्कुल आपको उसी तरह वह नाम याद रहेगा जिस तरह आपको पटना, भागलपुर, खगड़िया ये सब याद रहता है। ठीक है? तो बिल्कुल इसके लिए घबराना नहीं है कि सर कौन सा नाम बोल रहे हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इसमें कुछ अजनबी नामें मिलेगी। ठीक है? कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जिसमें आपका जी जो है नहीं अच्छे से उच्चारण कर पाए, लेकिन उसको जब आप बार बार बोलिएगा, उसको देखिएगा तो बिल्कुल आपका माइंड जो है काम करेगा, उसको याद रखेगा। ठीक है? उसके लिए परेशान नहीं होना है। तरुण सर कहाँ गए हैं? है तो पटना में ही, लेकिन अभी क्लास लेने में वो असमर्थ है। लेंगे क्लास, जरूर लेंगे। ठीक है? आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों का सारा सिलेबस खत्म होगा। ठीक है? चलिए, तो वियना सम्मेलन में आपने क्या देखा? यहाँ पर चार्ल्स मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो एक प्रतिक्रियावादी था जो कि लोकतंत्र, गणतंत्र और फ्रांस की क्रांति के बाद जो उसके सिद्धांत उभर कर सामने आए उसको दबाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में उन्होंने इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया। अभी मैंने बताया ही किन किन टुकड़ों में बांटा, किसको क्या मिला, वह मैं लिखाऊंगा। जर्मनी पर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार बनाए रखा और यह हमेशा प्रयास रखा कि जर्मनी हो या इटली हो, वहां पर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं उभरे। राष्ट्रवादी भावनाएं किस में उभरेगी? लोगों में ही ना। यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं उभरे, इसके लिए इसको एक नहीं होने दो, इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दो, अलग अलग शासन में बांट दो, ताकि यह एकजुट नहीं हो पाए और गणतंत्र और लोकतंत्र की बात और अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने जर्मनी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार किया। इतना ही नहीं, फ्रांस की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश के जो शासक थे लुई 16वां, जो कहता था आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ, मेरे शब्द ही कानून है, वो तो मारे गए। उसको जैकोबिन दल के सदस्य ने गिलोटिन पे चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन देखिए वियना सम्मेलन के बाद जो है फिर से चार्ल्स मेटरनिख ने उसी वंश के लुई 18वां को वहां का शासक बना दिया। समझ रहे हो? कहने का मतलब एक पूरी तरह से कोशिश की गई कि फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम हुआ, जो यूरोप में उभरता हुआ राष्ट्रवाद था, उसको किस तरह से दबाया जाए। ठीक है? तो यह वियना सम्मेलन में ये सारी साजिशें रची गई, यह सारे प्रयास किए गए। ठीक है? और 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ।
और मेटरनिख जो है, जो चार्ल्स मेटरनिख, वह 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति पर हावी रहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए इस युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। यह आपसे लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है कि मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं। तो मेटरनिख के जो है, जो ये सारी बातें मैंने बताया, उसको कुछ इंडिकेट करते हुए आप बताओगे कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिख जो है यूरोप की राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हावी रहा। इसी को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि सारी बातें बोलने के बाद, सुनने के बाद याद नहीं रहती है। लिखिए इसको, वियना सम्मेलन। अंग्रेजी कब होगी रोहित? अंग्रेजी कब होगी ये तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन देखूंगा, मैं पूछूंगा, अगर बात होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, वियना सम्मेलन लिखिए। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन में, अच्छा मैं क्लीन पेज ले लूं? हाँ, क्लीन पेज ले लेता हूं। इस पे मैप बना हुआ है, इसको मैं बाद में लाऊंगा। ठीक है, लिखिए वियना सम्मेलन में, बिल्कुल लिखते जाइए, बात के भरोसे मत बैठिए। वियना सम्मेलन में यूरोप की विजयी शक्तियां, विजयी शक्तियां, विजयी शक्तियां कहने का मतलब जो जो देश नेपोलियन को हराए। ठीक है, विजयी शक्तियों जैसे ऑस्ट्रिया, विजयी शक्तियां जैसे ऑस्ट्रिया है, आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, रूस है। यूरोप की विजयी शक्तियां, ब्रैकेट बंद, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद, पतन के बाद इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई मतलब वहां पर वियना में वो लोग सम्मेलन किए। यहाँ प्रतिक्रियावादी चार्ल्स मेटरनिख की अध्यक्षता में, यहाँ प्रतिक्रियावादी का मतलब समझ रहे हो? जो राष्ट्रवाद का विरोधी हो, जो नहीं चाहता हो सबको समान अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता और समानता मिले। ठीक है, तो यहाँ प्रतिक्रियावादी मेटरनिख कौन है? तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर है। मेटरनिख की अध्यक्षता कहिए या मेजबानी कहिए, दोनों कहने का मतलब एक ही है, यानी इसने अहम रोल निभाया। मेटरनिख की अध्यक्षता में यूरोप में उभर रहे राष्ट्रवाद और गणतंत्र की भावनाओं को, गणतंत्र मतलब जनता की शासन, गणतंत्र की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया गया। दबाने का क्या किया गया? प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया।
दबाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इस प्रयास में उन्होंने क्या किया, इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया। इस प्रयास में उन्होंने जर्मनी को जो है अपने अधिकार में रखा और उस पर जो है राष्ट्रवाद की भावना नहीं उभरे, इसका प्रयास किया। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, इसके लिए मेटरनिख ने इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया। इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया। अब उसको मोटे तौर पर याद रखना है, उसको आप सेंटेंस में डाल सकते हो। डायरेक्ट आप यहां पर लिखो कि जैसे कई टुकड़ों में बांटा तो सिसिली और नेपल्स, सिसिली एंड नेपल्स, सिसिली और नेपल्स यह किसके अधिकार में रहा, तो यह बुर्बो राजवंश के जो है फर्डिनेंड के अधिकार में रहा। शासक का नाम क्या था, फर्डिनेंड। यह लिख लेना है और इसको ध्यान देते रहना है बीच बीच में, ताकि यह आपको याद हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है रोम पर एक यह याद रखना है, एक यह रोम पर पोप का अधिकार। किसका अधिकार, रोम पर पोप के अधिकार में दे दिया गया रोम को, रोम पर पोप के अधिकार। फिर उसी तरह से जेनेवा और सार्डिनिया, जेनेवा और सार्डिनिया जो है वह किसके अधिकार में दे दिया गया, पिडमोंट के अधिकार में। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसी पिडमोंट का शासक बना कौन, पिडमोंट पिडमोंट। इसी पिडमोंट का शासक बना विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबुर को प्रधानमंत्री बनाया और काउंट काबुर ने अपनी कूटनीतिज्ञता के द्वारा जो है पूरे इटली का एकीकरण किया। वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है कि मेटरनिख ने इटली को जो है कई टुकड़ों में बांट दिया और उसको बांट कर जो है अलग अलग लोगों को वहां का शासक बना दिया। उसी तरह से जो है आपको लोम्बार्डी और वेनेशिया दो जगह है जिस पर कि ऑस्ट्रिया ने अपना अधिकार रखा। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार था, तो यह ऑस्ट्रिया ने अपने अधिकार में इसको रखा, तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने क्या देखा कि इटली को मेटरनिख ने जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि नेपोलियन का पतन हो गया था, उन्होंने इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया। और बांटने का मुख्य उद्देश्य था कि इटली में और पूरे यूरोप में उभर रहे राष्ट्रवाद को कम करना। यहाँ पर जो गणतंत्र की भावना उभर रही थी, जनतंत्र की भावना उभर रही थी, उसको कम करना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। इसके बाद जर्मनी को क्या किया, तो वियना सम्मेलन के तहत जर्मनी पर जो है, वियना सम्मेलन के तहत जर्मनी पर मेटरनिख जर्मनी पर भी अप्रत्यक्ष यानी सीधे तो यहां पर नहीं इंटरफेयर किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार बनाए रखा, अपना अधिकार स्थापित किया तथा राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। यानी जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी उसको जो है दबाने का क्या किया, प्रयास किया, भावनाओं को दबाने का प्रयास किया, राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं,
मैंने अभी बताया ही कि फ्रांस में भी जो है उन्होंने क्या किया, बुर्बो राजवंश के जो शासक लुई 18वां थे उसको राजा बना दिया। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि मेटरनिख चाहता था जो पुरानी व्यवस्था है वह फिर से लागू हो जाए, यानी जो राजतंत्र है वह फिर से पूरी तरह से लागू हो जाए। तो यहाँ पर यह भी लिख दीजिए कि मेटरनिख पुरातन व्यवस्था, पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को लागू करने के लिए फ्रांस में भी पुनः, क्योंकि पहले भी था फ्रांस की क्रांति के समय जो 1789 ईस्वी में हुई, उस समय भी बुर्बो राजवंश के राजा थे लुई 16वां, और पुनः फ्रांस में भी पुनः बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को, वह लुई 16वां था और यह लुई 18वां को फ्रांस का शासक बना दिया गया। फ्रांस का शासक बना दिया। कहने का मतलब है कि मेटरनिख जो है अपने उद्देश्य में एक हद तक सफल रहा। वह जो चाहता था कि यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए, यूरोप में जो है शक्ति या शांति संतुलन जो है स्थापित हो जाए, पावर जो है जनता के हाथों में नहीं जाए, वह उसमें एक हद तक सफल रहा। यही वियना सम्मेलन का आउटकम है। और यही वियना सम्मेलन का अगर सवाल रहेगा कि वियना सम्मेलन से क्या समझते हो, तो यही इन्हीं बातों को आपको लिखना है। और इसमें एक लाइन आप लिख दोगे कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन से लेकर 1848 ईस्वी तक, जब तक मेटरनिख रहा ऑस्ट्रिया का चांसलर, इसी को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को देखना है 1830 की क्रांति। ठीक है, 1830 की क्रांति। और यह क्रांति कहाँ हुई? तो 1830 की क्रांति जो है यह फ्रांस में हुई। कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई 1830 की क्रांति। एक क्रांति तो जो है आप जानते हो कि वह जो है 1789 में हुई थी, जो कि फ्रांस की क्रांति के नाम से फेमस है। ठीक है, लेकिन अच्छा जरा सोचो आप लोग कि अगर एक अंधेरा रूम है, ठीक है, जब तक दिया नहीं जलता है उस रूम में, तब तक लोग सोचते अंधेरा है, कौन पहले आएगा। लेकिन अगर एक दिया जल जाता है तो फिर दिए जलाने वाले की संख्या बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई लोग जो दबा कुचला है, जो आम जनता है, अगर उसे अपनी शक्ति का एहसास हो गया, एक बार वह देख लिया कि आम जनता का क्या पावर है, तो वह फिर अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, वह अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद बहुत सारे उठापटक हुए फ्रांस में, राजनीतिक सामाजिक उठापटक, जिसमें नेपोलियन भी आए। और नेपोलियन के बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है नेपोलियन 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक एक शक्तिशाली शासक के रूप में फ्रांस में स्थापित रहे। ठीक है, और उन्होंने कई सारे युद्ध को लड़ा। हालांकि समस्याएं नेपोलियन के समय में भी थी फ्रांस में, जो सामाजिक या आर्थिक समस्याएं होती है, लेकिन चूंकि नेपोलियन ताउम्र अपने सारे जो उसका शासन का दौर था वह युद्ध ही लड़ता रहा। तो जब देश आपका युद्ध में इन्वॉल्व रहता है, तो क्या उस समय आप बेरोजगारी और गरीबी की बात करते हो? नहीं, आप चाहते हो कि आपका देश जीत जाए। ठीक है, तो इसलिए नेपोलियन से पूछा गया एक बार कि आप हमेशा युद्ध क्यों लड़ते रहे?
क्योंकि तो नेपोलियन का जवाब था कि अगर मैं युद्ध नहीं लड़ता तो क्या करता, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद जो सिद्धांत उभर कर सामने आए जनतंत्र के, लोकतंत्र के, अगर उन सारे सिद्धांतों पर मैं पूरी तरह से अमल करते हुए चलता तो मुझे जनता के सारे समस्याओं का निदान करना पड़ता, जो संभव नहीं था। इसलिए उन समस्याओं से नजर हटाने के लिए मैं अपने देश को हमेशा युद्ध में इन्वॉल्व रखा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हिस्ट्री हमें नॉट ओनली ए सब्जेक्ट, यह हमें सिखाती है कि समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वह किस तरह से काम करता है। यह बातें तब भी लागू होती थी जिस समय नेपोलियन था, और यह बातें आज भी लागू होती है। आज भी अगर मान लीजिए आपके देश में, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ, पड़ोसी देश या जो भी है उसके साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या उस समय अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी की बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह मैं बताना चाह रहा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो है, जो 1789 ईस्वी में हुआ पहली वाली, उसके बाद बहुत सारे उठापटक हुए फ्रांस में, बहुत सारे शासक आए गए, और उसके बाद जो है नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन के बाद जो है फ्रांस का शासक फिर से बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को बना दिया गया। लुई 18वां थोड़ा समझदार था, ठीक है। लुई 18वां लुई 16वां की तरह नहीं था जो यह कहता था कि मैं ही राजी हूं और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 18वां इस बदली हुई परिस्थिति को समझा कि अब अगर हम जनता के हितों में काम नहीं करेंगे तो यह जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इसे अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है कि हमें उखाड़ फेंकेगी। इसीलिए लुई 18वां जो है आपको, वह इस बदली हुई परिस्थिति को समझते हुए जनता के हितों में कई सारे कार्य किए। लेकिन 1830 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम जो है फ्रांस का शासक बना। और चार्ल्स दसम बिल्कुल प्रतिक्रियावादी शासक। प्रतिक्रियावादी जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो कैसा शासक होगा। वह नहीं चाहता था कि संवैधानिक विकास हो, वह नहीं चाहता था कि आम जनता को जो है अधिकार मिले। तो चार्ल्स दसम प्रतिक्रियावादी शासक, तो उसके शासक बनने के साथ ही वह आम लोगों को, लोकतंत्र की भावनाओं को, आम लोगों के अधिकारों को जो है क्या करने लगा, दबाने लगा। तो कहने का मतलब है कि इसके प्रतिक्रिया में, इसके विरोध में ही फिर 1830 की क्रांति हुई। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपको लिख लेना है 4-5 लाइन में कि 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, लिखिए इसको। गुड इवनिंग चुलबुल विकास। चलिए लेट से आप क्लास जुड़े। 1830 की क्रांति, इसमें लिखिए कि वियना सम्मेलन के द्वारा, वियना सम्मेलन के निर्णय द्वारा फ्रांस का शासक पुनः मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को यह एहसास होता रहे कि यह वही राजवंश है जिसका लुई 16वां था, जो काफी निरंकुश था, जिसके अगेंस्ट में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। पुनः बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को शासक बना दिया गया। किसने बनाया? तो वही चार्ल्स मेटरनिख ने हस्तक्षेप करके, ठीक है, बना दिया गया। परंतु लुई 18वां बदली हुई परिस्थिति को समझा, बदली हुई परिस्थिति को
समझा, यानी यह समझा कि अब वह दौर नहीं रहा कि मैं कहूं कि मैं ही जो हूं ईश्वर हूं या मेरे शब्द ही कानून है। तो यह जो है बदली हुई परिस्थिति को समझा और लोगों के हितों में कई सारे कार्य किए। और किसने किया? तो लुई 18वां ने लोगों के या आम जनता के, जो लिखिए, लोगों के हितों में, उनकी भलाई में, हितों में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जब लुई 18वां की मृत्यु हो गई तब कौन बना? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम कैसा शासक? तो प्रतिक्रियावादी शासक। और उसने जो प्रधानमंत्री बनाया अपना, वह भी प्रतिक्रियावादी। यानी चार्ल्स दसम तो था ही, उसका जो प्रधानमंत्री बना पोलिग्नेक, वह भी प्रतिक्रियावादी। अब दोनों मिलकर जो है, जो जनतंत्र की भावना थी, जो संवैधानिक विकास की भावना थी, उस सबको दबाने का प्रयास किया। तो आम जनता कुछ दिनों तक बर्दाश्त की, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई तो आम जनता सड़क पर उतर आए। जब गरीबी बेरोजगारी बढ़ने लगी तो आम जनता सड़क पर उतर आए और उसी को 1830 की क्रांति कहा गया। तो यहाँ पर आप लोग आगे लिखिए, लोगों बहुत सारे कार्य किए। इसके बाद लिखिए, लिखिए, लुई 18वां की मृत्यु के बाद, लुई 18वां की मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम 200वां भी लिख सकते हैं या यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन हो। चार्ल्स दसम फ्रांस के शासक बने। फ्रांस के शासक बने। चार्ल्स दसम और उसके प्रधानमंत्री पोलिग्नेक। चार्ल्स दसम यानी यहां लिख देते हैं वह मतलब चार्ल्स दसम, वह और उनके प्रधानमंत्री पोलिग्नेक नाम है, ठीक है, पोलिग्नेक याद रखिएगा। उनके प्रधानमंत्री पोलिग्नेक प्रतिक्रियावादी थे। क्या थे? प्रतिक्रियावादी थे। इस टर्म को हमेशा ज़हन में रखिएगा, प्रतिक्रियावादी थे। वह संवैधानिक यानी संविधान बने, संवैधानिक विकास राष्ट्रवाद और गणतंत्र के खिलाफ थे। गणतंत्र के खिलाफ थे। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर देश में समस्याएं होगी तो लोग आवाज उठाएंगे। अब जब आवाज उठाएंगे तो यह शासक है तो उसको दबाने का प्रयास करेगी। तो यहीं पर क्या हुआ कि पोलिग्नेक ने जो है आम जनता यानी जो उदारवादी लोग थे, जो चाहते थे सबको अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता और समानता मिले, ठीक है, उन लोगों के आवाज को दबाने के लिए इन्होंने 4 कानून पास किया। और उस कानून के पास होते ही लोग पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां की सड़कों पर उतर आए और एक तरह से जो है क्रांति कर दिए, शासक के खिलाफ जो है हल्ला बोल दिए और शासक को भागना पड़ा। और आपको चार्ल्स दसम को जो है गद्दी छोड़कर फ्रांस से
भागना पड़ गया और 1830 की क्रांति एक तरह से सफल हो गई। और इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ? इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि फिर से जिस तरह से 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने जिस तरह से पूरे यूरोप को प्रभावित और प्रेरित किया था, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाया था, गणतंत्र की भावनाओं को बढ़ाया था, उसी तरह से 1830 की जो क्रांति हुई उसने भी फिर से उन विचारों को बल दिया, उन विचारों को बढ़ावा दिया जो कि लोकतंत्र, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। तो कहने का मतलब है इस क्रांति के बाद जो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि हमें राष्ट्रवाद को ही दबा देना है, लोगों को अधिकार नहीं देना है, वह कमजोर पड़ा। समझ रहे हो? यह परिणाम हुआ आपका 1830 की क्रांति का। तो 1830 की क्रांति में इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल आप इसका एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इतनी बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं 1848 की क्रांति। वह आपके एग्जाम में आया भी था शायद, जुलाई 1848 की क्रांति के कारण बताएं। ठीक है, तो आज अब आगे देखते हैं 1848 की क्रांति। सारी चीजें मैं नहीं लिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कुछ मेन चीजें मैं बस इसलिए लिखा दे रहा हूं ताकि आपको यह लगे कि हाँ, आपके कॉपी में जो मेन बातें हैं उतना आप याद कर लो, बाद बाकी बिल्कुल घटनाओं को याद रखना है। ठीक है, और यह ज्योग्राफी नहीं है, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, फैक्ट इसमें कम है, स्टोरी ज्यादा है। तो फैक्ट जितना भी है, जैसे यहाँ पे कितने फैक्ट आए अगर आप देखोगे 1830 की क्रांति में मुश्किल से 3-4 फैक्ट आए। फैक्ट मतलब जो कि बिल्कुल आपको बदलता नहीं है, हार्ड फैक्ट। ठीक है, और स्टोरी है। हार्ड फैक्ट में जैसे चार्ल्स दसम, लुई 18वां एंड उसके प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक, अगर ये बातें आपको पता है और स्टोरी पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं होना है कि सर लाइन बाय लाइन नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन अगर लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अभी हम लोग किस मंथ में है? नवंबर में है, एग्जाम मुश्किल से 2 महीना है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कहानी को समझना है, घटनाओं को समझना है, और जो हार्ड फैक्ट में लिखा रहा हूँ उसको नजर दौड़ाते रहना है। उसको एक पेज में लिखकर जहां आप पढ़ते हो वहां सामने रखना है चिपका कर। जब भी है घूमते टहलते देख लेना है एक बार कि ओ सिसिली नेपल्स, ठीक है, किसके कब्जे में, कौन बना इसका शासक वियना सम्मेलन के तहत? तो फर्डिनेंड बना। रोम पर पोप का अधिकार, सार्डिनिया और जेनेवा पिडमोंट के कब्जे में दिया गया, लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में, वो हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप एक बार भी दिन भर में इस तरह से कुछ इन बातों पे जो फैक्ट है उस पे नजर दोगे तो आपको लगेगा धीरे धीरे बिल्कुल आसान है चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1848 की क्रांति। 1848 कहीं कहीं पर यह जुलाई 1848 भी लिखा रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, सेम ही बातें हैं। 1848 की क्रांति देखिए, 1830 की क्रांति जब सफल हो गई तो चार्ल्स दसम सत्ता छोड़ के भाग गया, और हर नहीं, ठीक है, लेकिन यह भागकर इंग्लैंड चला गया। ऐसे भी मैक्सिमम भगोड़ा भागकर इंग्लैंड ही जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 1830-48 की जो क्रांति हुई, चार्ल्स दसम जब सत्ता छोड़ के भाग गया 1830 की क्रांति के बाद, तब जो है वहां किसी को तो शासक बनाना था। तो जो उदारवादी लोग थे, जो पत्रकार थे, जो बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इस क्रांति का यानी 1830 की क्रांति का नेतृत्व किया, उन्होंने एक राजा बनाया लुई फिलिप नामक आदमी को, जो कि ऑर्लेयंस वंश का था। ठीक है, देख रहे हैं बोलने में उच्चारण में हो रही ना, हमको भी परेशानी हो रही है। तो आप लोग भी जब पढ़ोगे तो वह हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ऑर्लेयंस वंश के लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनाया गया चार्ल्स दसम के भागने के बाद। तो बनाया किसने राजा? उदारवादी लोगों ने, जिसकी क्रांति में विजय हुई, जीत हुई। अब जो है लुई फिलिप कुछ समय तक
तो शांत रहे, उदारवादी लोगों के समर्थन में, जो आम जनता है उसके समर्थन में काम करते रहे। लेकिन लुई फिलिप थोड़ा महत्वाकांक्षी था। वह अधिक दिनों तक राजा बने रहने की चाह में वह जो विशेषाधिकार या आप एक तरह से कह सकते हैं प्रतिक्रियावादी लोग थे, उनको भी खुश करने का प्रयास किया। समझ रहे हो? यानी उदारवादी लोगों के समर्थन से तो यह राजा बना ही, प्रतिक्रियावादी लोगों को भी खुश करने के लिए इन्होंने प्रयास किया और एक प्रतिक्रियावादी गीजो नाम के व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या नाम था? गीजो। ठीक है, तो उसको प्रधानमंत्री बनाया और इन्होंने जो भी सुधार के कार्य होने चाहिए उसको इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या बढ़ने लगी। तो जाहिर सी बात है, जब आम जनता के हितों में आप काम नहीं करोगे, आप उनके समस्याओं का निदान नहीं करोगे, तो आम जनता तो विरोध करेगी। तो आम जनता विरोध में खड़ी हो गई और जो हाल चार्ल्स दशम का हुआ वही हाल लुई फिलिप का भी हुआ। 1848 की क्रांति हुई और लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट लिख लीजिए। 1830 की क्रांति के बाद लिखिए, 1830 की क्रांति कहाँ हुआ था? 1848 की क्रांति फ्रांस में हुआ था। मैं बार बार तो बोल रहा हूँ कि चार्ल्स दशम फ्रांस के शासक थे। देन वह जब 1830 की क्रांति के बाद भाग गए देश छोड़ के, तो फिर लुई फिलिप बना, तो उसके जगह बना तो फ्रांस का ही ना बनेगा। तो यह फ्रांस में हुई थी, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, समझने के लिए सही है, फ्रांस। और कोई सवाल है? क्वेश्चन आंसर भी लिखाएंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ही हो रहा है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा राष्ट्रवाद का डेफिनेशन, वह भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। तो दो मैंने बताया, एक फ्रांस की क्रांति और दूसरा नेपोलियन का आक्रमण, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वह भी एक क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ा, वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हो, मेटरनिख युग क्या है, वह भी एक क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन आंसर बाद में होगा, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? ठीक है, हाँ, जहां आपको समस्या होगी वह उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अभी से ही क्वेश्चन आंसर साथ में हो रहा है। ठीक है, इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए। इतना भी ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास कि आप फिर से इन चीजों को एक तरह से फिर से समय दे सकें। इसलिए अभी से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और मैं जब पढ़ा दूं समझ लें आप लोग, या समझने में कोई परेशानी है तो जरूर पूछिए, लेकिन समझने के बाद आप एक बार रीडिंग जरूर मारिए बुक को। ठीक है, बिल्कुल हल्के फुल्के ढंग से रीडिंग मारिए, तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट हो जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे आप लोगों ने 1830 की क्रांति पढ़ी, वह भी एक क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति का विवरण दें या फिर 1830 की क्रांति के क्या कारण थे। फिर उसी तरह से आप 1848 की क्रांति पढ़ रहे हो, यह भी एक क्वेश्चन है और वह आपके सेंटअप एग्जाम में आया भी। समझ रहे हो? यानी हम लोग क्वेश्चन के तरीके से ही पढ़ रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए। फिर हम लोग इसके बाद इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, यूनान के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ। दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर खत्म। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह इतने में ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल बाद के भरोसे नहीं रहना है, अभी बिल्कुल सजग होके बैठिए और समय दीजिए। मैं सुबह में आज ज्योग्राफी का क्लास नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, मुश्किल से 4-5 बच्चे ऑनलाइन आते हैं, पता नहीं सेंटअप एग्जाम चल रहा है कई स्टूडेंट्स का, इस वजह से नहीं रहते हैं या इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को। बाद में आप देखते होंगे, सही बात है, लेकिन लाइव आने की कोशिश करिए। ठीक है, और कल हम लोग सुबह में होगा तो ज्योग्राफी जरूर आएंगे। ठीक है, जरूर क्लास होगी सुबह में। तो यह हम लोग देखते हैं 1848 की क्रांति।
1848 की क्रांति जो है वह 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद एक्स मतलब दशम, ये मत समझिएगा मैंने क्रॉस किया है, एक्स है वो, 10 फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर, ज्यादा क्लियर करके लिखा रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे शासन भी लिख सकते हैं, फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर भाग गए, इसके बाद उदारवादी मतलब समझ रहे हो, एकदम दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैं उदारवादी बोलूं तो कैसे लोग होंगे ये लोग, बिल्कुल आना चाहिए दिमाग में। लोकतंत्र का समर्थक लोग होगा या चाहेगा सबको स्वतंत्रता समानता मिले, ठीक है, सबको जो है अधिकार मिले, यह जो है ये लोग एक तरह से एक पूरे देश में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको बढ़ाने में ये लोग मदद करने वाले लोग होंगे। यानी इसके बाद उदारवादियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों दे सकते हैं, मैं इतना ही छोड़ देता हूं, पत्रकारों के सहयोग से ऑर्लेयंस वंश के, कौन वंश के सहयोग से, आर्लेयंस, याद रखिएगा, आर्लेयंस वंश के लुई फिलिप, किसको, लुई फिलिप, कौन राजा बना, लुई फिलिप्स है ना, अपना लोग का है, रेडियो आता था पहले, लुई फिलिप्स, अभी भी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। तो लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप को सहयोग से ऑर्लेयंस वंश के लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना, ठीक है। किसके सहयोग से बना, यह आप लोगों ने देख लिया कि उदारवादियों के सहयोग से बना। इसको उदारवादियों और आम जनता के हितों में काम करना चाहिए, उसके भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर यही लुई फिलिप उसकी भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो क्या आम जनता को इसको उखाड़ फेंकने में देर लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। तो लुई फिलिप आगे क्या किए इन्होंने, लुई फिलिप महत्वाकांक्षी राजा थे। महत्वाकांक्षी का मतलब समझ रहे हो, जिसकी काफी ज्यादा आकांक्षाएं, उम्मीद हो कि मैं और ज्यादा दिनों तक राजा बन के रहूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हर किसी को खुश करना चाहेगा, और जब हर किसी को खुश करना चाहेगा तो वैसे लोगों को खुश करने के लिए जो कि लोकतंत्र विरोधी लोग हैं उसको खुश करेगा। तो एक पक्ष जो लोकतंत्र का समर्थक है वह तो नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो लोकतंत्र समर्थक लोगों की मदद से यह राजा बना, और यह दूसरे लोगों को जो लोकतंत्र का विरोधी था उसको खुश करने के चक्कर में जो है, और उतना ही नहीं, इन्होंने जो देश में जो अव्यवस्था थी उसको उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया, जिस वजह से लोग इसके विरोध में आ गए, ठीक है। लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था, इसने प्रतिक्रियावादी लोगों को खुश करने के लिए, प्रतिक्रियावादी वर्ग दीजिए या लोगों दीजिए, ठीक है, को खुश करने के लिए, स्वर्ण मध्यम वर्गीय नीति का
मध्यम वर्गीय नीति को लागू किया तथा इसके प्रधानमंत्री गीजो, इनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था? गीजो था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी, जिस तरह से पॉलिग्नेक था चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री, वह प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप का भी प्रधानमंत्री जो बना गीजो, वह भी प्रतिक्रियावादी था। गीजो इसके प्रधानमंत्री गीजो आम जनता के भलाई के लिए या सुधार के लिए, यानी जो समस्याएं थी उसके सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब आगे लिख लेना है आप लोगों को, जिससे भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ी। ठीक है, और इस कारण से जो है लोग धीरे धीरे लुई फिलिप के खिलाफ हो गए और 25 जुलाई 1848 ईस्वी को लोग फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया, और इस कारण से लुई फिलिप को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा, और इस प्रकार से 1848 की क्रांति सफल हो गई। और इस क्रांति के बाद वहां फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने एक तरह से संविधान बनाकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। हालांकि फिर कुछ समस्याएं आ गई, ठीक है, उसके बाद नेपोलियन तृतीय वहां का राजा बना, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है 1848 की क्रांति के बाद जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, वह भी डर गया, वह भी जो है ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब जो है गणतंत्र की भावना को, आम जनता के पावर को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवादी भावनाएं दिनों दिन क्या हो रही थी? बलशाली हो रही थी, प्रभावी हो रही थी, लोगों में दिनों दिन जागरूकता बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 1848 की क्रांति को भी देखा, और आप लोगों को इसको पूरी तरह इसके बाद भी लिखना है, यहाँ तक जो मैंने लिखाया मेन चीजें, उसके बाद आपको लिखना है कि जब कोई कार्य सुधार के नहीं किए गए तो फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ने के कारण लोग लुई फिलिप के खिलाफ हो गए, और खिलाफ होकर उन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ क्रांति कर दी और लुई फिलिप सत्ता को छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का 1848 की क्रांति भी हो गया। अब जो है हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरा नहीं करेंगे, बस इसको आज इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, समय है, अभी समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सर आप कमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ा भी रहे हैं ना, तो कहने का मतलब कितना पढ़ें। आप लोग जो काम की बातें पूछेंगे जरूर बताएंगे। सुबह में तो सुबह में आप ट्यूशन जाते हैं 6 बजे, मैं 10 बजे पढ़ाने आता हूँ ज्योग्राफी सुबह में, ठीक है, तो 10 बजे नहीं जाते हैं तो बिल्कुल क्लास में उपस्थित रहिए। चलिए अब देखते हैं इटली का एकीकरण। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका इस बार लॉन्ग टर्म में आया था। इटली के एकीकरण में मैजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर के योगदान को बताएं, आया था ना, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इटली के एकीकरण कहने का क्या मतलब है। इटली के एकीकरण कहने का क्या मतलब है? देखो, इटली के एकीकरण,
इटली का एकीकरण। पहले एकीकरण शब्द को समझो, एकीकरण करने का क्या मतलब है। हालांकि मैंने बीच में बताया था भौगोलिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण। भौगोलिक एकीकरण करने का मतलब है, यहाँ पे देखो आप लोग, देखो देखो ये इटली है, ये कलर दिख रहा है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये आपका इटली है, दिख रहा है। चलो यह आपका क्या है, इटली है। तो देखो यह भौगोलिक रूप से एक प्रदेश है, यानी एक है, भौगोलिक रूप से एक है। ऐसा तो नहीं है कि इटली का आधा हिस्सा यहाँ है आधा हिस्सा यहाँ है, ऐसा तो नहीं है। यह भौगोलिक रूप से क्या है, एक है। लेकिन अब इसी इटली में अगर ABCDEF कई सारे छोटे छोटे राजा हो या कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे कि इटली राजनीतिक रूप से एक नहीं है। अब इसी इटली को अगर हम राजनीतिक रूप से एक करेंगे, यानी एक शक्ति, एक सत्ता, एक सरकार के अंदर लाएंगे, उसी को कहा जाएगा एकीकरण, यानी एक कर देना। ठीक है, तो इटली का एकीकरण का मतलब है कि इटली को एक राजनीतिक केंद्र, एक सरकार के अंदर लाना। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि इटली के एकीकरण का क्या मतलब है। आगे देखेंगे कि मैजनी, गैरीबॉल्डी और काउंट काबूर का क्या योगदान था, किस तरह से विक्टर इमैनुअल ने अपना योगदान दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट